और बुलेटिन में सबसे पहले खबर रुद्रपुर से, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। 10 साल बाद रुद्रपुर में डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच इस अतिक्रमण को हटाया गया। साल 2013 में एनएच ने दुकानदारों को अपना अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था, लेकिन दुकानदार अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद प्रशासन को पूरे अतिक्रमण पर जेसीबी चलानी पड़ी। हालांकि शुक्रवार सुबह पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई और स्थानीय नेता अतिक्रमण तोड़ने का विरोध करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बिना किसी विरोध के पूरे अतिक्रमण को तोड़ा गया। यानी कि 2013 में जो नोटिस जारी किया गया था, उस पर तामील 2023 में हो रहा है। देखिए, NH87 ने इस रोड का जो चौड़ीकरण करना था उसमें चिन्हीकरण किए थे, जहां डीडी चौक से इंदिरा चौक के बीच में, जहां पर कई लोगों का अतिक्रमण किया गया था। चिन्हीकरण के पश्चात अतिक्रमण हटाने के अभियान में उन्होंने प्रशासन से और पुलिस से सहयोग मांगा था, जिसके दृष्टिगत आज हम लोग यहाँ पे उनके साथ हैं। रुद्रपुर में NH87 से अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन शुरू कर चुका है। भारी सुरक्षा बलों के बीच में इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। व्यापारियों के विरोध का अंदेशा था, लेकिन इसके बावजूद जो जेसीबी है वो सुबह से यहाँ पर गरज रही है और जो पूरा का पूरा अतिक्रमण था डीडी चौक से लेकर के इंदिरा चौक तक, वो पूरा का पूरा हटाया गया है, क्योंकि एनएच का चौड़ीकरण होना है। साल 2013 में एनएच ने 90 दुकानदारों को ये नोटिस दिया था, सर्व किया था कि वो अपने अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेकिन अब G20 का सम्मेलन बिल्कुल नजदीक है, विदेशी मेहमानों की दस्तक होनी है रुद्रपुर में, क्योंकि इसको तराई का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर इस G20 सम्मेलन से पहले इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 रुद्रपुर। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में 5 मंजिला बिल्डिंग पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज प्राधिकरण की टीम राजमहल कंपाउंड पहुंची, जहां पर टीम ने ग्रीन जोन में बने 5 मंजिला भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। प्राधिकरण की टीम ने 13 मकान मालिकों के घरों को सीज किया और 2 दिन का वक्त उनको सामान खाली करने को कहा गया है। साथ ही ऊपरी मंजिल को तोड़ा जा रहा है। जिन कमरों में लोग रह रहे हैं उनको सामान निकालने का समय दिया, सामान अपना निकाल रहे हैं और ऊपरी तल जो इसका खाली हो चुका था पहले ही, उसकी तो ध्वस्तीकरण कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। चूंकि रिहायशी बिल्डिंग था, अभी लोगों के सामान भी हैं, तो इसलिए हम ऊपर से धीरे धीरे हमने तोड़ना शुरू कर दिया है। उधर बनबसा में नेपाल और भारत के बीच चलने वाले टैक्सी चालकों के बीच का विवाद तीसरे दिन भी थमा नहीं। 15 मार्च से नेपाल के महेंद्रनगर में भारतीय टैक्सी नंबर वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अगले दिन भारतीय टैक्सी चालकों ने बनबसा शारदा बैराज पर भारत और नेपाल के बीच चलने वाली मैत्री बस को रोककर विरोध दर्ज किया। भारतीय टैक्सी वाहनों के मालिकों का कहना है कि अगर उनके वाहनों को नेपाल जाने से रोका जा रहा है तो वो भी नेपाली गाड़ियों को भारत में एंट्री नहीं होने देंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के चलते स्थानीय प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। तीन दिन से नेपाल सरकार के द्वारा भंसार और सुविधा देने से मना कर दिया गया है। बनबसा की जितनी भी टैक्सी गाड़ियां हैं उनको 7 नंबर पिलर पे ही रोका जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आगे मत जाओ, आपकी गाड़ी किस चीज से तोड़ दी जाएंगी, आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कल 18 मार्च का दिन काफी अहम रहने वाला है। शनिवार को हत्याकांड के तीनों आरोपियों को अपर जिला जज की अदालत में पेश किया जाएगा, जिसमें उन पर आरोप तय किए जाएंगे। मामले में पीड़ित पक्ष के वकील अजय कुमार पंत ने बताया कि हत्याकांड के आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत में पेश किया जाना है। जो एक एक्यूज सौरभ भास्कर था, उसकी जमानत हमारे अपर जिला जज महोदय द्वारा खारिज कर दी गई है। कल अंकिता भंडारी हत्याकांड में सारे एक्यूजों में चार्ज बनना है। उधर बागेश्वर में एक घर से परिवार के 4 लोगों की डेड बॉडी मिली है। परिवार के मुखिया भूपाल राम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस घटना के कई पहलुओं के तहत तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला के पति भूपाल राम पर बागेश्वर कोतवाली में 420 का केस दर्ज है। साथ ही भूपाल पर कई लोगों से पैसे ठगने का भी आरोप है।
भोपाल के गांव शामा के लोग भी उसकी हरकत से काफी नाखुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भोपाल बचपन से ही अपने घर वालों को ठगने का काम करता था और फिर गांव के लोगों को उसने निशाना बनाया, जिस पर उसे गांव से बाहर कर दिया गया। कुछ भी इसमें अभी अगर पहलू अगर निकल के आता है तो उस तरीके से उसकी जांच की जाएगी। जो इसमें जो हस्बैंड है जिसका नाम भोपाल सिंह है, उसके अगेंस्ट एक 420 का मुकदमा 10 तारीख को कोतवाली में हुआ था, जिसमें नौकरी लगाने को लेके पैसों की ठगी का मामला था। तो उसके चलते हो सकता है कि वो भागा हुआ हो, लेकिन अभी उससे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क हो नहीं रहा है। देहरादून में न्यूज 18 के ऑपरेशन दिलरुबा का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने देहरादून में होटल्स और गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, जिसके बाद दून पुलिस ने देर रात होटल्स और गेस्ट हाउस पर छापेमारी की। पुलिस ने 2 होटल्स को सील किया है और केस भी दर्ज किया है। एक गेस्ट हाउस का चालान काटा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 ने सबसे बड़े ऑपरेशन दिलरुबा को यहां पर दिखाया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। और न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए देहरादून पुलिस ने होटल्स पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ही एक पीड़ित महिला का रेस्क्यू भी किया गया। दरअसल हरिद्वार बाईपास फ्लाईओवर के नीचे होटल लीला के संचालक द्वारा ग्राहकों को सेक्स सर्विस उपलब्ध कराई जा रही थी। जब पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो होटल संचालक एक महिला के साथ मिला। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो तलाकशुदा है और उस पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी होने के साथ आर्थिक तंगी भी है। जब होटल संचालक ने उसे सेक्स सर्विस देने के बदले अच्छे पैसे देने की बात कही तो मजबूरी में उसके द्वारा हामी भर दी गई और काफी समय से होटल संचालक के बुलाने पर होटल में आए ग्राहकों को यह सर्विस दे रही थी। और हम लोगों ने 2 होटल हैं, एक तो आपका जो है लीला गेस्ट हाउस है और दूसरा जो है होटल किंगफिशर है। वहां पर हमने कार्रवाई की। बागेश्वर में एक हैरानी भरा मामला सामने आया। यहां पहले तो प्रशासन ने लाख मिन्नतें करने के बाद भी गांव तक रोड नहीं बनाई और जब पहाड़ के मांझी ने अपनी मेहनत दिखाई तो सब दंग रह गए। पहाड़ के मांझी ने अपनी मेहनत से 5 किलोमीटर रोड अकेले ही बना ली तो उल्टा उस पर केस दर्ज कर दिया गया। जेल भेजने की तैयारी में है प्रशासन की टीम गांव पहुंची। रोड का काम रुकवा दिया गया। प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पहाड़ के मांझी प्रकाश गोस्वामी ने अपने दम पर 5 किलोमीटर की रोड बनाई थी, लेकिन प्रशासन उल्टा अब प्रकाश पर ही एक्शन ले रहा है, जो कि हैरान करने वाला है। जुड़ा है मेरे तोक से मेरे बच्चों के स्कूल तक एक रास्ता नहीं जुड़ा है। इस तोक में हमारे करीब 200 साल से हम लोग यहाँ पर रहते हैं और इसमें कई जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आया, उसमें अब तक वो एक रास्ता हमारे गांव से तोक तक, तो हमारे तोक से स्कूल तक, हमारे तोक से रोड तक कोई रास्ता न जुड़ा होने के कारण मैंने एक रास्ता बनाया है। एक आदमी ने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर अपना काम करके अपने घर तक रोड ले गया, तो उस पर ये एक्शन काहे के लिए? पहले तो प्रशासन ने उस पर रोड बनवाना चाहिए था उसके घर के लिए, और नहीं बनाया तो फिर उस पर एक्शन लेने का कोई उचित नहीं बनता है। अब तक गांव की सुध नहीं लेने वाली प्रशासन की टीम रोड बनते ही गांव पहुंच गई और ग्रामीणों को भी लगा कि शायद प्रकाश गोस्वामी की पीठ थपथपाई जाएगी, मगर अंधेरगर्दी की हद देखिए। रोड बनाने पर तत्काल रोक लगा दी गई और प्रकाश गोस्वामी के औजार जब्त कर लिए गए। यही नहीं, केस दर्ज कर प्रकाश को जेल भेजने की तैयारी है। डीएम साहिबा का जवाब क्या है वो भी सुनिए। पूरा तोक वन पंचायत की भूमि है। जो वहाँ के वन पंचायत के सरपंच हैं वो भी लगातार इसके अगेंस्ट रहे हैं, चाहे इस टेन्योर वाले या पिछले टेन्योर वाले। तो वो वन पंचायत की भूमि और फॉरेस्ट के डेंस फॉरेस्ट के बीच में उन्होंने रोड काटी है। कई सारे वन अधिनियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें कुछ पेड़ कटने की भी बात सामने आई है, जिसका सर्वे फॉरेस्ट टीम द्वारा किया जा रहा है। पहाड़ों पर पहाड़ जैसी जिंदगी ही जीने को मजबूर पहाड़ियों के लिए इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पहले उनको सुविधाओं से वंचित रखो और जब वो अपनी हिम्मत, परिश्रम और जज्बे से सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, तो शाबाशी मिलने के बजाय उल्टा उन्हें कानून के फंदे में फंसा दिया जाता है, जो बेहद शर्मनाक है।
न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। इधर जेईई पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है, एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सुधीर धारीवाल इसका नाम है। सुधीर धारीवाल की निशानदेही पर दीपेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। उधम सिंह नगर से गिरफ्तारी हुई है। उधम सिंह नगर में आईएएस एकेडमी नाम से आरोपी कोचिंग सेंटर चलाता है। संजय धारीवाल के साथ मिलकर आरोपी ने पेपर सॉल्व कराया था। पटवारी और जेईई पेपर लीक में अब तक कुल 36 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग से खबर है। यहां पर चारधाम रूट पर बने बेलनी पुल की हालत जर्जर हो गई है, जिसके बाद पुल की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इस पुल पर लंबे वक्त से भारी गाड़ियों की आवाजाही बंद थी, लेकिन अब चारधाम यात्रा को देखते हुए पुल को ठीक किया जा रहा है। अब 20 सीटर तक की गाड़ियों को ही इस पुल से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। ये बेलनी पुल है, ये हमारा यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है और इसको हमने डीएम सर की और एसपी सर की विशेष प्रयासों से इसकी हम स्ट्रेंथिंग करा रहे हैं। तो स्ट्रेंथिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें हम हैवी लोडेड वाहन तो नहीं चला पाएंगे। इधर गांव में महिलाओं को पैक्ड हरा चना मिले और घास काटने जंगल न जाना पड़े, ये सोचकर सरकार ने घसियारी कल्याण योजना 2 साल पहले शुरू की थी। पर गर्मियों की राजधानी के गैरसैंण के नजदीक हकीकत और दावों में बड़ा अंतर है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने के दावे तो होते हैं, पर हकीकत यह है कि पहाड़ की महिलाओं के कंधों से घास का बोझ कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की करीब 3 लाख महिलाओं के लिए साल 2021 में घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई और पैकेट पैक हरा चारा घर तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया। पर गैरसैंण के आसपास के गांवों की तरह लाखों महिलाएं घास के लिए जंगल जाने और बोझ उठाने को मजबूर है। महिलाओं का कहना है कि सरकार रोज तो दूर, सिर्फ एक दिन घर में घास पहुंचाकर दिखा दे। क्यों सरकार भेजेगी घास घर पे? देख एक दिन दिखा लो ना, वो सरकार के हम भेज सकते हैं, तब जाके हम सरकार को मानेंगे। पैक्ड हरे चारे के लिए राज्य में मक्की की फसल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। जंगल की घास के इसी ऑप्शन के साथ घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई। पर हकीकत यह है कि पैक्ड हरे चारे की गांव-गांव सप्लाई करना और पशुओं का पेट भरना आसान नहीं है। सहकारिता मंत्री के मुताबिक पैक्ड चारे की डिमांड बढ़ रही है और योजना आगे बढ़ रही है। अब हमने घसियारी कल्याण योजना प्रत्येक जिले में जो है लागू कर दिया, पर्वतीय जिलों में, और लाखों महिलाएं इससे जो है लाभ ले रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लिए और पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए योजना वरदान सिद्ध हो रही है, बल्कि ये हो रहा है कि उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। घर घर घास पहुंचाने के लिए सरकार चाहे लाख तैयारी और दावे कर ले, पर पहाड़ की मेहनतकश महिलाओं का काम घसियारी कल्याण योजना से कम नहीं होने वाला। गैरसैंण से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और गैरसैंण में विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून लौट आए हैं। देहरादून वापसी से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उप जिला चिकित्सालय का स्तरीय निरीक्षण किया। गैरसैंण सत्र के दौरान सीएम धामी ने घोषणा की कि उन सभी बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। केस वापस होने पर बेरोजगार संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सीएम धामी का आभार भी जताया। वहीं लाठीचार्ज की घटना की जांच की भी मांग की। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने का जो काम किया है, उसके लिए पूरा बेरोजगार संघ और पूरे बेरोजगार आपके आभारी हैं, जो आपने फर्जी जो मुकदमे आप वापस लिए हैं। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो रात 8 तारीख को जो घटना हुई थी, किसके कहने पे वहाँ पर बेरोजगारों को उठाया गया था और जो रात की पूरी घटना थी, उस घटना की निष्पक्ष जांच हो।
द पिथौरागढ़ में खोतिला के आपदा प्रभावितों से अब 2 वक्त की रोटी भी छिनने जा रही है। बीते 7 महीनों में राहत शिविर में रह रहे दर्जनों परिवार को प्रशासन ने अब 2 वक्त की रोटी देने से भी मना कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि अपना सब कुछ गंवा चुके ये लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां? बीते साल सितंबर में आई आसमानी आफत ने धारचूला के खोतिला गांव को तबाह कर डाला। बादल फटने से नेपाल बॉर्डर पर बसा खोतिला गांव पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। दर्जनों घर यहां आज भी मलबे में पटे हैं। प्रभावितों को छत और 2 जून की रोटी देने के लिए प्रशासन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में राहत शिविर बनाया था, लेकिन अब इस राहत शिविर को बंद करने का फरमान जारी हो गया है। ऐसे में करीब 2 दर्जन परिवारों के सामने 2 जून की रोटी का संकट गहरा गया है। जब तक हमें यहाँ से दूसरे जगह सीधे विस्थापन के लिए विस्थापन जमीन वगैरह ना दे तब तक हम स्टेडियम से कहीं नहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि 22-23 परिवार इस टाइम पे कहाँ जाएंगे। एक तो स्कूल के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, खाना बंद हो रहा है। सरकार से अभी तक हमें कोई मुआवजा नहीं दिया। हमारा यही कहना है कि यदि अगर सबका विस्थापन किया जाता है तो उस जगह में हमें भी विस्थापित किया जाए और थोड़ा मुआवजा दिया जाए जिससे हम अपना मकान बना सकें। बीते 7 महीनों में भले ही प्रशासन ने 13 परिवारों का पुनर्वास किया हो, लेकिन आज भी 24 परिवार ऐसे हैं जो राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी नियमों के मुताबिक मुआवजे के हकदार नहीं हैं, तो ऐसे में ये लोग कहां जाएंगे? प्रशासन इन परिवारों को भी विस्थापित करने का दावा जरूर कर रहा है। ये लोग रूल के हिसाब से तो केवल 60 दिन के लिए हम आपदा राहत शिविर में उनको खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अभी 6-7 महीने से ऊपर हो गए जिनकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उनके हम लोग विस्थापन में जगह भी चिन्हित कर रहे हैं। जल्दी ही हम लोग उनको अप्रोप्रिएट जगह पे विस्थापित कर देंगे। 7 महीने गुजरने के बाद भी सभी आपदा प्रभावितों का विस्थापन न हो पाना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट उन 24 परिवारों के सामने है जिनकी 2 जून की रोटी भी छीनने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। मौसम में आए इस बदलाव के बाद शहर में ठंड बढ़ गई है। तो वहीं किसानों को नुकसान हो रहा है। तेज ओला गिरने की वजह से नैनीताल के आसपास के किसानों की मटर, गेहूं समेत दूसरे फसल प्रभावित हो रहे हैं। बागवानी में भी ओलों ने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नैनीताल झील के लिए बारिश फायदेमंद रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम जारी है। 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को अगले साल दिसंबर तक पूरा किया जाना है। इसका पहला स्टेशन ऋषिकेश में बनकर तैयार है, तो आखिरी स्टेशन चमोली जिले के सिवाई गांव में बन रहा है। क्या चल रहा है सिवाई गांव में, आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। ये है अलकनंदा के किनारे बसा चमोली के कर्णप्रयाग का सिवाई गांव। यहाँ करीब 25 एकड़ जमीन पर रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। जहाँ ये रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये सिवाई गांव के खेत हुआ करते थे। यहाँ लोगों में भविष्य को लेकर उम्मीदें तो हैं, लेकिन फिलहाल उनकी परेशानियां चरम पर है। मशीनों के शोर से गांव की शांति भंग हो गई है, तो मिट्टी और धूल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पीने की पानी की किल्लत हो गई है। अधिग्रहण के चलते कुछ लोगों के पास नाम मात्र की कृषि भूमि बच पाई है। लिहाजा कुछ लोग कहते हैं कि वो बेरोजगार हो गए हैं। अरे कैसा गाँव था हमारा, और हम अनाज से भूख से मर रही है। पैसे तो कहाँ गया क्या गए हैं। अरे ये तो अचल संपत्ति कोई नहीं, लोग बोलते कि अचल संपत्ति को कोई नहीं खाते। अरे सरकार ने अचल संपत्ति भी खा लिया है। क्या हमने जमीन तो सारी ले ली है, पेमेंट 0% हुआ। हमें 0% समझ लो 40,000 रुपये नाली दिया है। यही बगल में गांव गोचर है, गोचर में 9.5 लाख रुपए नाली जमीन ली है। तो हम तो बर्बाद हो गए। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है गांव के पास बनाई जा रही रेल सुरंग। रेल सुरंग के लिए हो रही हैवी ब्लास्टिंग से गांव के घरों में दरारें आ गई हैं। घर बुरी तरह हिल गए हैं। सुरंग में काम कर रही कंपनियां इसका मुआवजा तो दूर, लोगों का आरोप है कि उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि जमीन के मुआवजे से घर बनाए, अब वे घर भी ढहने के कागार पर है। हमारे मकानों में लगभग सभी मकानों में लगभग दरारें आ चुकी हैं।
तो क्या कंपनी इसका मुआवजा भी दे रही है कुछ की नहीं? नहीं सर, कंपनी ने अभी इसके लिए कोई मुआवजा हमको उपलब्ध नहीं कराया और ना ही कह रहे हैं। अब रेलवे कह रहे हैं कि अभी कमेटी गठित होगी जिलाधिकारी के द्वारा। वो ऐसे ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि जो ओवर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ताकि जो कि सारे गांव में जो है मकान जो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके, बिल्कुल पूर्ण रूप से दरारें आ रखे हैं। और हम लोगों के लिए भी बहुत समस्या होगी, क्योंकि जब ब्लास्टिंग हो रही है तो हमको ऐसा लग रहा है कि रात को भारी रहना है। सिवाई में अभी कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, लिहाजा डेमोक्रेशन और काम शुरू होने के बावजूद लोगों ने अभी भी फसल उगाई हुई है। हालांकि सिवाई गांव को एनएच से जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर डबल लेन पुल बनकर तैयार हो गया है। शुरुआती दौर में जरूर यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन एक दिन जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनकर कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो यही सिवाई गांव देश दुनिया के लिए एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में उभर कर सामने आएगा। सिवाई गांव से बद्रीनाथ धाम की दूरी महज 100 से 100 किलोमीटर के बीच सिमट कर रह जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, सिवाई, कर्णप्रयाग। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भारत और नेपाल की साझा संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। जब नेपाल से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर 3.25 करोड़ दीपक जलाए। नेपाल की लोक संस्कृति में महिलाएं रुई से दिए बनाती हैं और पवित्र तीर्थ स्थलों पर ले जाकर प्रज्वलित करती हैं। मान्यता है कि इससे उनके पति और परिवार की दीर्घायु होती है, वैभव बढ़ता है। नेपाल से सैकड़ों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे लोगों ने हर की पैड़ी पर गंगा आरती के बाद दीपदान किया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।